नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रकृति के रंग, जीवन की सुंदरता हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, तो उन आँखों को सुंदर होने के साथ साथ स्वस्थ भी होना चाहिए। उनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। कैसे, यही हम आज आपको इस अंक में बताने वाले हैं और इसके लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीष एस श्रीवास्तव को। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैंने हमारे दर्शकों को बता दिया है कि आज आप हमें आँखों के बारे में सारी जानकारियाँ देंगे कि हम अपनी आँखों को स्वस्थ और सुंदर कैसे रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे कि आखिर आँखें तो आमतौर पे हम सभी को ईश्वर ने, प्रकृति ने दी हैं, पर उन लोगों का क्या जिन्हें जन्म से ही दृष्टि या ज्योति, आँखों की ज्योति नहीं मिलती, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर अंधत्व के क्या क्या कारण होते हैं और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद जी। दृष्टिहीनता या दृष्टिविहीनता के कई कारण होते हैं। सन 1976 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि आज तक राष्ट्रीय रूप पे और जिला स्तर पर यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष संपादित होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः दृष्टिहीनता का सबसे प्रमुख कारण है मोतियाबिंदु या जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। उसके अलावा कुपोषण एक कारण है, जिससे कि पुतली की सफ़ेदी या विटामिन ए की कमी के कारण जो रतौंधी बीमारी होती है वह एक कारण है। केमिकल बर्न्स, इंजुरी, ये एक कारण हो सकता है दृष्टिहीनता का। काला मोतिया, कांचबिंद या जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, वो एक कारण है हमारे बुजुर्गों के दृष्टिहीन होने का। और फिर रेटिनल डिसीज और हार्मोनल डिसीज जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की वजह से जो पर्दे पर आघात होती है, जो लंबे समय तक अगर उपचार लेने पर ठीक रहती है, नियंत्रित रहती है, पर उम्र जनित रोग होने पर, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको हाइपरटेंशन और शुगर की बीमारी या थायराइड डिसीज़ के कारण आँख के पर्दे में जो स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, जो एक दृष्टिहीनता का मुख्य कारण है। तो इस तरह से दृष्टिहीनता को विभाजित किया गया है कि हर उम्र में अलग अलग हर उम्र के अलग अलग दौर पर दृष्टिहीनता अन्य बीमारियों के साथ नेत्र के को भी प्रभावित कर सकती है। तो सबसे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें बचपन में जो ध्यान दी जाने वाली मुझे लगता है कि चीज़ है वो है कुपोषण। एक शब्द आपने बोला कि कुपोषण या विटामिन ए की कमी, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर कुपोषण ही नहीं होगा या विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो उससे होने वाली डिजीज़ या उससे होने वाली समस्या नहीं होगी, उसके लिए क्या करें? सभी दर्शक जानते हैं जी, जिनके घर में शिशु का जन्म होता है तो डॉक्टर ही बोलता है, नर्स भी बोलती है कि माँ का दूध अमृत तुल्य। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए का रिच सोर्स या मुख्य स्रोत जो मदर्स मिल्क में बच्चे को मिलता है। अगर जन्म से लेकर 1 वर्ष तक निरंतर प्रतिदिन माता अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराती है तो 80% विटामिन ए की खुराक जो है उसको बच्चे को मिल जाती है। तो ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश या तो माता की बीमारी या बच्चा सीरियस हो गया या उसको नर्सरी में रखा गया, तो फिर बच्चा अगर माँ से जुदा होता है, अलग होता है, तब कुछ समय के लिए बच्चा अगर माँ का दूध नहीं प्राप्त कर पाता, तो ऐसे बच्चों को जब बड़े होते हैं तो अन्य स्रोत से विटामिन ए की पूर्ति होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाती तो ऐसे ही बच्चों को 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में रात में कम दिखने की शिकायत होती है, जो कि पहला लक्षण है विटामिन ए की कमी का, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में अंधरौटी रोग कहते हैं और हिंदी में रतौंधी कहते हैं। ऐसे बच्चे सामान्यतः कमरे के अंदर जो कुपोषित रहते हैं और कमरे के अंदर अगर रात को बत्ती गुल हो जाए या लाइट चले जाए और उसी कमरे में 4-5 बच्चे और हैं, तो अचानक वो बच्चा चीखेगा, डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा अंधेरे से। तो माता पिता को पता चल जाना चाहिए कि इस बच्चे के आँख में कुछ ना कुछ दोष है, जो कि केवल 15 दिन के विटामिन ए के खुराक देने पर पूर्ण स्वस्थ हो सकता है।
तो विटामिन ए की कमी मुख्य कारण है बच्चों के कुपोषण का, और वो बड़े होने पर दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर या जिसे कि चश्मा लगने की शिकायत, वो उस रूप में परिणित हो सकता है। जी, अब आप चश्मे की बात कर रहे हैं तो चश्मा आजकल फैशन भी बन गया है। लोग उसे खूबसूरती का हिस्सा मानते हैं या इंटेलिजेंट दिखना आजकल के स्टूडेंट्स मानते हैं, पर खूबसूरत दिखने के लिए अगर आप लगा रहे हैं कोई कम पावर वाला चश्मा तब तो ठीक है, पर समस्या तब है जब वो आंखों में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है, तब क्या करना चाहिए? और क्या कंप्यूटर और फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो आजकल युवा वर्ग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, उसका क्या असर आंखों पर पड़ रहा है? जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न होना बहुत ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है। पूरे देश में जी 3 से 4% बच्चे जी जो टीनेजर उम्र आते तक या किशोरावस्था आते तक रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष के शिकार होते हैं, जो कि एक सामान्य फिगर है। मतलब 100 में से अगर 100 बच्चों में से केवल 3 या 4 बच्चों को चश्मा लग रहा है, तब तो समझ में आ जाता है कि अगर आप 100 बच्चे की क्लास में 8th क्लास के इंस्पेक्शन में जाएं तो वहाँ 4 बच्चे अगर चश्मा लगा के मिल रहे हैं तो वो एक नेशनल एवरेज से मेल खाता है। पर विगत 12 महीने से अगर हम अपने आसपास के परिवेश और युवा पीढ़ी के दिनचर्या पे अगर हम नज़र डालें और गौर फरमाएं तो ये पता चलेगा कि विगत 8 से 10 महीने में जो हालात पूरे विश्व में निर्मित हुआ और बड़ी ही विकट परिस्थिति से हम सब ने सन 2020 को बाय बाय कह के अभी 2021 में कदम रखे हैं। इस बीच में जो मेडिकल प्रैक्टिस में चेंज आया है वो ये है कि जो एक एवरेज रिफ्रैक्टिव एरर की आयु जो 6 से 9 वर्ष थी, मतलब जो मम्मी पापा 6 से 9 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो आंख से आंसू आने की शिकायत बताए या सर दर्द की शिकायत या फिर दूर का धुंधला दिखना या स्पोर्ट्स में बार बार इंजुरी, साइकिल से बार बार गिर जाना, अगर धुंधला दिखता है तब इस तरह के छोटे मोटे चोट लगते रहते हैं बच्चों को। तो ये नेत्र परीक्षण के लिए पेरेंट्स लेकर आते हैं 9 वर्ष की आयु तक डॉक्टर के पास। ये आयु अभी पिछले 11 महीने के दौर के बाद अब 4 से 5 वर्ष हो गई है। मतलब बहुत कम उम्र में हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अभी मजबूरी हो गई सर, क्योंकि टीचर्स भी कहते थे कि फ़ोन से दूर रखा जाए बच्चों को, पर अब हमारी आवश्यकता हो गई कि फ़ोन में ही क्लासेस चल रही हैं। 1 साल का समय है, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों को जिससे बच्चे कम प्रभावित हों, उनकी आंखों को कम नुकसान पहुँचे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर के इस मंच से मैं सभी अधिकारियों को और जो पदाधिकारी जो उच्च स्तर पे बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस ऑडियो फॉर्म में भी अगर प्रसारित किया जाए, जैसे कि हम लोग सभी बचपन से रेडियो सुनते आए हैं, रेडियो से भी बहुत सा बार रविवार के दिन बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे प्रसारण होते थे। तो रेडियो के माध्यम से भी अगर ये क्लासेस होंगी तो हमारे 2 वाइटल ऑर्गन्स जो कि लर्निंग में बहुत जरूरी हैं, हमारी 85% लर्निंग आईज और ईयर के द्वारा ही होती है। जो भी हमने शिक्षण ग्रहण किया है नेत्र और कान के द्वारा। अगर हम रेडियो के द्वारा क्लासेस सुन रहे हैं और टीचर को उसका रिप्लाई दे पा रहे हैं अन्य माध्यम से, तो कम से कम आंखें सुरक्षित रहेंगी। पर अभी जो हालात निर्मित हुए हैं उसमें यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उनके आंखों को भी उतना स्ट्रेस हो रहा है जो जनरली शायद अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होता तो माता पिता भी अपने काम पे निकल जाते। जी बिल्कुल। और बच्चे तो मजबूर हैं कि अभी उनको स्कूल ना जाना पड़े, इसलिए ये सुरक्षा की दृष्टि से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एक सामान्य नेत्र ह्यूमन आई एक सामान्य 2 से 2.5 घंटे की अवधि स्क्रीन एक्सपोजर को बर्दाश्त कर पाता है। तो ये एक सामान्य नेत्र का गुण है कि हम 2 से 2.5 घंटे तक हमारे आंख में ब्लू स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन, लैपटॉप, वीडियो गेम्स या फिर आप सिनेमा भी जाते हैं तो अंधेरे कमरे में हम 2.5 घंटे का एक सिनेमा बिना सर दर्द के, बिना कोई आंख के लक्षण के हम लोग देख पाते हैं। तो ये एक सुरक्षित दायरा है। अब वो दायरा बढ़ गया, अब छोटे बच्चों को भी ऑफिस जाने वाले एक वर्कर के समान ही 6 से 8 घंटे तक स्क्रीन के सामने रहना पड़ रहा है, जिससे कि उनके आँखों का
ब्लिंकिंग रेट या पलक झपकने का दर, जो कि एक सामान्य नेत्र का होता है 20 बार, 1 मिनट में 20 बार हमारी पलकें झपकती हैं, तो उसे सामान्य नेत्र कहेंगे या उसके नेत्र का पूर्ण विकास अच्छा होगा। और चूंकि बच्चों का, उनके शरीर का भी विकास हो रहा है, नेत्र का भी विकास हो रहा है, बुद्धि का भी विकास हो रहा है। अगर पलक झपकने की दर कम हो गई, जो कि टीवी या लैपटॉप देखने पर 60% कम हो जाता है, मतलब 12 बार वो बच्चा पलक झपकाएगा 1 मिनट में, तो आईज जो हैं वो ड्राई आई की तरफ जाएंगी, एक बीमारी बनेगी जिसका नाम है शुष्क नेत्र। और उसके बाद फिर उनको लगातार कुछ ना कुछ आई ड्रॉप डालना पड़ेगा या ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। इससे बचाव का उपाय ये है, जैसा कि आपने पूछा, कि एवरी 20 मिनट हमको उस स्क्रीन से हटना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 20-20-20 का रूल बनाया है, जो कि बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर रहे हैं तो गूगल में ही सर्च कर लेते हैं कि आंख को प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि उनको तकलीफ होने चालू हो गई। और जिस कमरे में भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, क्लासेस डे में होनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी कमरे में लाइट नहीं है या अंधेरा है और अगर लैपटॉप चला रहा है तो उसके आंखों में डबल प्रेशर पड़ेगा, आई स्ट्रेन होंगी। 20-20-20 का फार्मूला विश्व स्वास्थ्य संगठन, पहले 20 का मतलब है 20 मिनट का स्क्रीन एक्सपोजर एट ए टाइम, एक बार में 20 मिनट ही हमको स्क्रीन के सामने रहना है। सेकंड 20, 20 सेकंड का गैप, 20 सेकंड का गैप। थर्ड 20, 20 फीट की दूरी में हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है। 20-20 का आपने बताया। सर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं, पर अभी क्षमा चाहेंगे, रोक रहे हैं एक विराम के लिए, और उसके बाद हमारी बातचीत फिर जारी रहेगी। तो मित्रों, मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीष एस श्रीवास्तव से आंखों की सुरक्षा के बारे में। तो सर, आपने बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में बताया कि उन्हें किन किन चीज़ों, कौन से नियम को फॉलो करना है जिससे आंखें ज़्यादा नुकसान नहीं आंखों को पहुंचेगा। अब मोतियाबिंद के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों हो जाता है और इसका उपचार क्या क्या है। हाँ, ये बेहद ही प्रासंगिक प्रश्न है जी। भारत देश की मुख्य दृष्टिहीनता का कारक तत्व मोतियाबिंद एक उम्रजनित रोग है जी, जो कि 55 प्लस उम्र में किसी भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को हो सकता है। इसकी सर्वेक्षण कर लिया गया है, इसके कारक तत्वों या कारण का भी पता लगाया गया है कि नेत्र का एक बीच का हिस्सा, जिसे हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, जो एक पारदर्शक सतह होती है जिससे हम लोग पूरी दुनिया देखते हैं या अपने बाहर की वस्तु को देख पाते हैं, वो इसी भौतिक शास्त्र के सिद्धांत से रिफ्रैक्शन के द्वारा पहले कॉर्निया, फिर उसके बाद लेंस से होते हुए जो भी छवि या प्रतिबिंब हमारे रेटिना में बनता है। तो ये बीच का लेयर रहता है जिसे लेंस कहते हैं। लेंस जब एक उम्र में आकर
सफ़ेद हो जाता है, भूरा हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, तो उससे हमें दूर की देखने की वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। ये सबसे कॉमन, सबसे सामान्य तकलीफ जो बुजुर्गों को आपके घर में आसपास में जो दिखती है वो है मोतियाबिंद की शिकायत। ये पूर्णतः इसका इलाज केवल और केवल सर्जरी है, मतलब शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र इलाज है। किसी भी दवा या किसी भी चश्मे के द्वारा हम किसी भी तरह से सेकाई करके या लेज़र के द्वारा भी हम मोतियाबिंद को आँखों से नहीं हटा सकते। केवल सर्जरी, फेको इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि नया आधुनिक पद्धति है, उसके द्वारा नेत्र की ज्योति पूर्ण रूप से वापस लाई जा सकती है मोतियाबिंद में। जी, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आप किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ये ऑपरेशन करवा सकते हैं, ये चिकित्सा करवा सकते हैं। रतौंधी के बारे में, जो रात को दिखाई न देने वाली समस्या है, वो युवाओं को भी प्रभावित कर सकती है और इसके बारे में पूरा जानना चाहेंगे। हाँ, बेशक। मैंने आपको पहले ही बताया कि टीनेजर, किशोरावस्था, 16 साल 17 साल से कम उम्र के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को अगर रात में कम दिखता है तो उसका कारण विटामिन ए की कमी मुख्य तरह बताया गया है। या बच्चे जो कुपोषित रहते हैं, या ऐसे बच्चे जो वीक हैं, जिनका वजन कम है, जो बार बार जिनको टाइफाइड या ज्वर वाली जितनी बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, इस तरह की जो बीमारी बार बार किसी बच्चे को होती है, और जिसके बच्चे के पेट में कृमि की शिकायत है, अगर वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, उनके पेट में कृमि है, तो मानव शरीर के जो हमारे लीवर में जो विटामिन ए का एक मात्रा स्टोर किया गया है, वो उस कृमि के द्वारा सेवन कर लिया जाता है, जिससे कि बच्चे के आँख में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे उसको रात में कम दिखता है। अब आपने जो पूछा कि क्या युवा पीढ़ी और बुजुर्गों को भी रात में कम दिखने की शिकायत, यह एक अन्य बीमारी की तरफ इशारा करता है, जो कि एक रेटिनल डिसीज है। और मिडिल एज या युवावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद अगर किसी को रात में कम दिखता है, उस बीमारी का नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो कि एक पर्दे की बीमारी है, मतलब रेटिना की बीमारी है, जिसका कि लंबे समय तक अध्ययन किया गया, लगातार उस पर रिसर्च चल रहा है, शोध प्रबंध अभी भी हो रहे हैं। 100% उसका क्योर नहीं है, और लगातार वो नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क में रहकर अपने रात्रि की जो रोशनी कम हो गई है, उसको विशेष लो विजन एड या अल्प दृष्टि के विशेष चश्मे के द्वारा ही उसको राहत प्रदान किया जा सकता है, अगर युवावस्था में रात में कम दिखने की शिकायत होती है तो। और बच्चों में अगर कम दिखता है रात में, तो उसको केवल विटामिन ए की खुराक दी जाती है, जो कि मेडिकल दवा दुकान में भी उपलब्ध है, और बहुत आसान है, आसानी से विटामिन ए की खुराक मिल सकती है आपको। और प्राकृतिक स्रोत सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, शिक्षा विभाग के द्वारा भी बताया जाता है, और हमारे स्थानीय मुख्यमंत्री महोदय भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनगा के पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि मुनगा ही एक ऐसा पेड़ है या सब्जी है जिसमें कि विटामिन ए, बी, सी, डी और ई सबसे ज्यादा विटामिन वाला छत्तीसगढ़ में, जिसमें बहुत ही ज्यादा, जिसे सहजन कहते हैं, सहजन के रूप से उसका नाम भी है, और मुनगा छत्तीसगढ़ में कहलाता है। इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक कहते हैं। इसका अगर जो सेवन करता है, उसको किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी नहीं होगी। जी, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर जब डिलीवरी होती है तो महिलाओं को मुनगे की सब्जी खिलाई जाती है, ताकि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। सर, सिर दर्द और आँखों का क्या संबंध है? कई बार आँखों की तकलीफों की वजह से भी सिर का भयानक दर्द लोग शिकायत बताते हैं इसकी। हाँ, सिर दर्द के अनेक कारण हैं जी। सबसे पहले हम सौभाग्यशाली हैं, नेत्र विशेषज्ञ की सबसे पहले जी सिर दर्द के मरीज हमारे पास ही पहले बार आते हैं जी, ये मानकर कि कहीं चश्मा तो नहीं लगने वाला है जी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल चश्मा ही एक कारण हो सर दर्द का जी। एक विशेष प्रकार का दर्द जो महिलाओं में ज़्यादा मिलता है हार्मोनल चेंजेस के कारण, वो है माइग्रेन, जिसके कि आधा शीशी का दर्द या आधा मस्तिष्क का दर्द कहते हैं। वो डेफिनेटली एक मेडिकल कॉज है और उसको केवल दवाओं से ठीक किया जा सकता है। हाफ हेडेक जो कि माइग्रेन कहलाता है जी। वो भी युवा पीढ़ी को काफ़ी देखने में मिल रहा है, खान पान में, दिनचर्या में, जिनके पाश्चात्य सभ्यता का ज़्यादा प्रभाव है, जो लेट नाइट जगते हैं, जिन लोग को
संपन्न होते हुए भी वो अपने दिनचर्या को सुधार नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हेडेक का तकलीफ बढ़ गया। और सिर दर्द के अन्य कारणों में डेंटल एक कारण है। एसिडिटी सबसे कॉमन कारण, कि हमारे पाचन शक्ति का, पाचन तंत्र का कमजोर होना सर दर्द का मुख्य कारण बताया गया। और खून की कमी, महिलाओं में खास तौर पे खून की कमी से ही सर दर्द होता है, जो कि केवल खून के दवा बढ़ाने का लिखने से, खून की मात्रा बढ़ने से वो सर दर्द ठीक हो सकता है। 5 to 10% लोगों को ही हम केवल चश्मे का नंबर लिखते हैं, और बाकी सब सामान्य पैरासीटामोल टेबलेट खाने से ही उनको राहत मिल जाती है। चश्मे की बात हम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार जिसने चश्मे का उपयोग करना शुरू किया उसका चश्मा हट जाए, या उसे चश्मा लगाने की आवश्यकता ना हो, आँखों की जो कमी है वो पूरी हो जाए? ऐसे भी केसेस होते होंगे? जी, वो कैसे होता है? 19 से 20 साल की उम्र तक अगर किसी युवा पीढ़ी के छात्र को, स्कूल या कॉलेज के छात्र को अगर चश्मा लगता है, जो कि किसी भी उम्र में लग सकता है, जैसा मैंने बताया 8 साल की उम्र से लेकर 18 वर्ष की आयु तक किसी भी युवा छात्र छात्रा को चश्मा लग सकता है, क्योंकि वो चश्मा लगने की उम्र है। और उस आयु में चूंकि शरीर का विकास होता है, नेत्रों का भी विकास होते रहता है, तो नेत्र की दृष्टि दोष जो एक व्याधि है, एक त्रुटि है, उसका भी विकास हो रहा है। शरीर का विकास हो रहा है तो चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो रेगुलर चेकअप जरूरी है। अगर चश्मा बच्चे को 16 साल की उम्र में लग गया तो 19 से 20 साल की उम्र तक वो नंबर अपने फाइनल स्टेज में पहुंचता है, या पूर्ण रूप से चश्मे का नंबर विकसित हो गया, मतलब उससे ज्यादा अब नंबर नहीं बढ़ेगा। तो उस दिन हम पेरेंट्स को बताते हैं कि अब चश्मे के विकल्प हमको तलाशना चाहिए। 2 विकल्प हैं चश्मे के। जिन लोग चाहते हैं कि हम चश्मा से मुक्ति मिल जाए, तो पहला विकल्प तो जो एक काफी कॉन्टेक्ट लेंस जो सहज रूप से चश्मा दुकान से लेकर आई स्पेशलिस्ट के क्लिनिक में मौजूद है, वो है कॉन्टेक्ट लेंस, जो कि एक प्याज के छिलके के समान एक छोटा सा एक लेंस का टुकड़ा होता है, जो कि लचीला होता है। और उसकी ट्रेनिंग बकायदा 2 दिन हम अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को देते हैं, ताकि वो चश्मा उतार के प्याज की झिल्ली के समान एक टिकली होती है जिसको आंख के पुतली के ऊपर चढ़ा ले। जैसे अपन गाड़ी चलाते समय टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कॉन्टेक्ट लेंस लगाकर फिर उसके ऊपर डार्क गॉगल पहनना जरूरी है। क्योंकि अगर मौसम आंधी तूफान वाला हुआ, अपन घर से बाहर निकल रहे हैं, या बहुत तेज गर्मी है उस समय, तो काला चश्मा उस कॉन्टेक्ट लेंस को प्रिवेंट करेगा, ताकि वो हवा में ना उड़ जाए, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। और निर्देशों का पालन करना चाहिए। और दूसरा परमानेंट इलाज है लेसिक लेजर के द्वारा चश्मा उतारने का एक ऑपरेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है। यह भी लोकल बेहोशी के दवा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रक्रिया की जाती है डॉक्टर्स की देखरेख में, इसे किया जाना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो अगर हम ना पूछे तो गलत हो जाएगा, जो बहुत प्रासंगिक है, जो अभी करना ज़रूरी है। कोरोना के बारे में, कोविड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि पहले की स्थिति प्री कोविड और अब की स्थिति, या अब भय तो लोगों का दूर हो गया है, पर उसमें कैसे निपटना चाहिए और आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि लगातार अक्टूबर माह से, जब से थोड़ा सा जन सामान्य डॉक्टरों के पास अपनी तकलीफें, जो पिछले 6-8 महीने से वो बर्दाश्त कर रहा था, अपनी आंखों की तकलीफें, जैसे ग्लूकोमा वाला अपना रूटीन फॉलोअप पे नहीं आ रहा है, रेटिना प्रॉब्लम के लोग हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उनको वैसे ही प्रतिबंधित कर दिया गया था कि आप घर पे ही रहें ताकि कोरोना का खतरा ना हो। हम सभी जानते थे कि नेत्र की झिल्लियां जो हैं उसमें कोरोना वायरस अभी तक पाया नहीं गया है। तो विशेष तौर पे नेत्र को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं था, या कोरोना के लक्षण नेत्र में नहीं पाए गए। पर जो माहौल या जो हालात बने उससे कोविड पीरियड के बाद से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या स्क्रीन डिजिटल स्ट्रेन के कंप्लेन बढ़ गए, जो कि ब्रो एक के रूप में पहली बार हमने देखा कि भौं के ऊपर, आँख की पलकों के ऊपर जो भौं है उसमें हेडेक का कंप्लेन लेके मरीज ज्यादा आए, क्योंकि घर के अंदर रह रहे हैं और
सोफे में, गद्दे में या पलंग में बैठ के लैपटॉप का इस्तेमाल कर लेट कर भी लेट कर रहे हैं, जो कि एक रॉन्ग पोस्चर गलत है। तो कमर दर्द की शिकायत बढ़ गई और ब्रो एक का तकलीफ, जो कि आंसू की कमी के कारण ज़्यादा हो रहा है। तो बातचीत में अभी जो आपने हमें समझाया कि पोस्चर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, और 20 बार पलक झपकाने वाली बात जो आपने कही, उन तमाम चीज़ों का हमें पालन करना है, जैसा आज हमारे विशेषज्ञ ने बताया। सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर ऐसे ही आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष एस श्रीवास्तव सर ने हमें बताया कि हमें अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है, अपना खान पान ठीक रखना है, और सबसे ज़रूरी, अगर आंखों की सुरक्षा चाहते हैं तो हम खुद और हमारे बच्चे, हमें स्क्रीन से कम स्क्रीन का इस्तेमाल करना है डॉक्टर के बताए अनुसार। तो ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।